माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 10 पढ़ेंगे, पाक कला। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकशाला के प्रबंध। देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक कहानी के तौर पे कहा गया है। इम्पोर्टेंट लाइन कुछ भी नहीं है। पाकशाला होता कहाँ है? तो देखिए, पाकशाला क्या है? वह स्थान जहाँ आपके लिए खाना नाश्ता पकाया जाता है उसे पाकशाला रसोई घर के नाम से पुकारते हैं। पाकशाला में किए जाने वाले कार्य हम समझ सकते हैं। पाकशाला में किए जाने वाले कार्य है बाजार में वस्तुओं का आना, सामग्री का संचय, भोजन बनाने की तैयारी, भोजन पकाना, भोजन परोसना। इस प्रकार पाकशाला में बाजार से वस्तुओं को खरीद कर उसका संचय किया जाता है। भोजन पकाने से पूर्व उसकी तैयारी, पकने के पश्चात भोजन परोसने का कार्य किया जाता है। पाकशाला के प्रकार। तो प्रत्येक घर में परिवार के सदस्यों की संख्या घर की स्थिति के अनुसार छोटी व बड़ी पाकशाला अवश्य होती है। पाकशाला का चयन हम कुछ सुविधा अनुसार करते हैं। पाकशाला 2 प्रकार की होती है। भारतीय शैली, ये बहुत प्राचीन शैली है। इसमें भोजन पकाने की व्यवस्था ज़मीन पर की जाती है। परिवार के सदस्यों को पटरे पर बैठाकर अथवा आसन बिछाकर भोजन परोसा जाता है। खाना पकाने के लिए सुविधाजनक चूल्हे, अंगूठी, स्टोव, गैस का प्रयोग किया जाता है। इस शैली में खाना पकाने का कार्य पटरे पर किया जाता है। विदेशी शैली। तो विदेशी शैली आधुनिक शैली है। इसमें भोजन खड़े होकर पकाया जाता है। सामान्यतः इस व्यवस्था में ईंधन के लिए गैस के चूल्हे को ऊंचे चौतरे पर रखकर भोजन पकाने की व्यवस्था की जाती है। इसमें पाकशाला की आवश्यक सामग्री रखने हेतु विभिन्न प्रकार की आकार प्रकार की अलमारियों का प्रयोग किया जाता है। पाकशाला का आकार ना तो बहुत छोटा होना चाहिए, ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए। पाकशाला में प्रकाश की समुचित जो व्यवस्था होनी चाहिए। पाकशाला ऐसी जगह हो जहाँ शुद्ध वायु का आवागमन हो। पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खाद्य सामग्री इस प्रकार रखनी चाहिए कि खाना बनाने वाला उसे आसानी से प्रयोग में ला सके। यदि चूल्हा, अंगूठी का प्रयोग किया जाए तो धुआं निकलने के लिए चिमनी की व्यवस्था हो। पाकशाला के फर्श व नालियाँ साफ होनी चाहिए। खाद्य पदार्थ बनाते समय निकलने वाले कूड़े को डालने के लिए ढक्कनदार कूड़ेदान की व्यवस्था होनी चाहिए। ईंधन। देखिए, जिस वस्तु को आग की सहायता से जलाकर उसकी गर्मी से भोजन का विविध रूप पकाया जाता है उसे ईंधन कहते हैं। ठोस, बुरादा, तरल, गैस, विद्युत। ठोस ईंधन। ठोस ईंधन के अंतर्गत लकड़ी, कंडा, पत्थर का कोयला, लकड़ी का कोयला ये आते हैं। ठोस ईंधन का प्रयोग चूल्हे, अंगूठी में किया जाता है। चूल्हे में आग जलाने के लिए लकड़ी के छोटे टुकड़े या कंडे के टुकड़े का प्रयोग में लाया जाता है। इससे लकड़ी या कंडे रखने के पश्चात उसके ऊपर मिट्टी का तेल या कागज में माचिस से आग लगाकर जला जाता है। चूल्हे 3 प्रकार के होते हैं। एक सादा यानी एक मुँह का चूल्हा, 2 मुँहा चूल्हा और हैदराबादी चूल्हा। चूल्हे के प्रयोग में की जाने वाली सावधानियाँ। लकड़ी या कंडे सूखे होने चाहिए। आग तेज जलाने हेतु फुकनी का प्रयोग करें। भोजन पकाते समय सूती वस्त्र पहने। रसोई में ऊपर की ओर रोशनदान होना चाहिए। धुआं निकलने के लिए चूल्हे में चिमनी लगी होनी चाहिए। भोजन पकाने के पश्चात लकड़ी पर पानी छिड़ककर आग बुझा देनी चाहिए। गैस का चूल्हा विज्ञान की देन है। यहाँ एक अथवा एक से अधिक बर्नर वाला होता है जिसको रेगुलेटर की सहायता से सिलेंडर में जोड़कर प्रयोग किया जाता है। रेगुलेटर में एक नॉब लगी होती है जिससे ऊपर करने पर गैस चूल्हे तक पहुँचती है। नॉब नीचे करने पर गैस सिलेंडर में बंद हो जाती है और फिर चूल्हे तक नहीं पहुँचती है। गैस का चूल्हा प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। गैस प्रयोग करने से पहले सिलेंडर का बल्ब देख लेना चाहिए। प्रयोग करने के बाद गैस रेगुलेटर से नॉब द्वारा अवश्य बंद कर देना चाहिए। गैस का चूल्हा सिलेंडर से थोड़ा ऊंचा रखा जाना चाहिए। गैस की रबर वाली नाली, पाइप, नॉब, बर्नर खराब होने पर तुरंत जांच कर बदलवा देना चाहिए। स्टोव तरल ईंधन के अंतर्गत आता है। तरल ईंधन में मिट्टी के तेल का प्रयोग में लाया जाता है। तरल ईंधन में मिट्टी का तेल प्रयोग में लाया जाता है।
स्टोव आपके विभिन्न प्रकार के होते हैं। पंप वाला स्टोव होता है, बत्ती वाला स्टोव होता है। कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। स्टोव में तेल छानकर भरना चाहिए। टंकी को कभी पूरा नहीं भरना है। बर्नर के छेद को पिन से खोलने हेतु पिन बहुत पास में नहीं पकड़नी चाहिए। यदि स्टोव ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसे बंद करके ठंडा हो जाने पर पुनः प्रयोग करना चाहिए। बत्ती वाला स्टोव सीलन में नहीं रखना चाहिए, वरना इसमें जंग लग सकती है। बत्तियां छोटी हो जाने पर बदल देनी चाहिए। अंगीठी दो प्रकार की होती है, कोयले की अंगीठी और दूसरी बुरादे की अंगीठी। तो देखते हैं क्या सावधानी रखनी चाहिए। कोयले की जलती अंगूठी कमरे के अंदर नहीं रखनी चाहिए। कोयले की राख को थोड़ी थोड़ी देर के पश्चात लोहे की छड़ से झाड़ देना चाहिए। बुरादे की अंगूठी को खूब अच्छी तरह से भरना चाहिए, जिससे बुरादा खाना पकाते समय ढीला होकर जल्दी नीचे ना गिरे। खाना पकाने के बाद अंगूठी खाली करके पुनः जब भरनी हो तो ध्यान रखें कि निकाले गए बुरादे में कोई चिंगारी शेष ना रह जाए। हीटर, तो देखिए विद्युत ईंधन से चलने वाला यंत्र हीटर, टोस्टर आदि होते हैं। इनको जलाने के लिए तार में प्लग लगाकर स्विच बोर्ड में एक सिरा और दूसरा हीटर में लगा देना चाहिए। स्विच ऑन करने पर हीटर का एलिमेंट लाल हो जाता है। सावधानियाँ, हाथ गीले होने पर हीटर का प्लग नहीं छूना चाहिए। हीटर पर साफ बर्तन पोंछ कर रख देना चाहिए। उसके पश्चात हीटर का स्विच ऑन करना चाहिए। बिजली का तार जो हीटर को जलाने में सहायक होता है, कटा नहीं होना चाहिए। खाना पकाने के पश्चात प्लग बंद करके बर्तन उतारना चाहिए। माइक्रोवेव और इंडक्शन चूल्हा, ये चूल्हा खाना पकाने गर्म करने का विद्युत चलित यंत्र है। इसकी सहायता से कम समय और श्रम में आपको स्वादिष्ट व्यंजन सरलता से बन जाता है। और भोजन पकाने के लिए बर्तन अलग होते हैं। विभिन्न व्यंजन को पकाने के लिए इसमें लगी बटन की सहायता से समय निर्धारित किया जाता है, ताकि भोजन जलने ना पाए। और इन चूल्हों में ना तो धुआं और ना ही आग निकलती है। बिजली की खपत कम होती है और यह पर्यावरण प्रदूषण को बचाता है। सावधानियाँ, गीले हाथों से बिजली के प्लग को नहीं छुए। इन चूल्हों पर सूखे बर्तन रखने के पश्चात ही प्लग लगाना चाहिए। खाना पकाने और गर्म करने के पश्चात प्लग बंद करके बर्तन हटाना चाहिए। इन चूल्हों से संबंधित बर्तनों का ही प्रयोग करना चाहिए। भोजन पकाने के पश्चात सूखे व स्वच्छ कपड़े से चूल्हे की सफाई अवश्य कर देनी चाहिए। इन चूल्हों से संबंधित दिशा निर्देश अवश्य पढ़ लेना चाहिए। ईंधन की मितव्ययता, भोजन पकाने में ईंधन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि ईंधन व्यर्थ में जलाकर नष्ट ना करें। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे ईंधन की बचत के साथ साथ समय और धन की बचत भी संभव है। भोजन पकाने से पूर्व भोजन की संपूर्ण तैयारी कर लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ईंधन जलाना। यदि चूल्हे का प्रयोग करना हो तो 2 मुंह वाले चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए, जिससे एक ही समय में 2 खाद्य सामग्री को तैयार किया जा सके। पत्थर के कोयले की राख में मिट्टी गोबर डालकर उससे बने गोले का प्रयोग हम कोयले की तरह कर सकते हैं। गीली और सूखी वस्तुओं के नाप तौल का ज्ञान, देखिए प्रतिदिन की खाने की वस्तुओं में कुछ सूखी और कुछ गीली वस्तुएं सम्मिलित हैं। इसलिए आवश्यक है हमें गीली और सूखी वस्तुओं के नाप तौल की जानकारी हो, और ये तभी संभव है जब हम नाप तौल के पैमानों का हमें ज्ञान होगा। इससे हम वस्तुओं को उचित मात्रा में प्रयोग कर समय, श्रम और ईंधन की बचत कर सकते हैं। नाप तौल की परिभाषा, जब हम खाद्य पदार्थों की मात्रा कटोरी, गिलास या कप की सहायता से ज्ञात करते हैं तब उसे नाप कहते हैं। इस प्रकार जब खाद्य पदार्थों की मात्रा तराजू की सहायता से ज्ञात करते हैं तो उसे तौल कहते हैं। नाप तौल के पैमाने जरूर देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, शायद पूछ लिया जाए तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये तौल, ये भी इम्पोर्टेंट है। नाप तौल के साधन, देखिए खाद्य पदार्थ जैसे आटा, दाल, चावल आदि को नापने के लिए कटोरी का प्रयोग करते हैं। कप की सहायता से परिवार के सदस्यों के लिए चाय बनाना, दूध नाप के डालने में
अथवा सब्जी में पानी डालने में ली जाती है। तरल व ठोस खाद्य पदार्थों को नापने के लिए ग्लास की सहायता ले सकते हैं। सामान्यतः छोटे चम्मच का प्रयोग चाय, चीनी, धनिया, बड़े चम्मचों का प्रयोग घी, तेल नापने के लिए करते हैं। तराजू की सहायता से ठोस खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त धातु जैसे लोहा, तांबा, पीतल की माप को ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ अनाज, सब्जियां, फल, मेवे, मसालों को तौलने के लिए तराजू का प्रयोग करते हैं। तरल पदार्थों की नाप सदैव लीटर से की जाती है। हमें दूध, दही, सरसों का तेल, घी, मिट्टी के तेल आदि की माप कर सकते हैं। इससे हम दूध, दही, सरसों का तेल, घी, मिट्टी के तेल आदि की माप कर सकते हैं। अब ये बता रहे हैं दाल बनाना कैसे है। चावल ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चाय बनाना, साबूदाना बनाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। टमाटर बनाना, टमाटर का सूप ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जितना इम्पोर्टेंट था मैंने पढ़ा दिया। आज का चैप्टर था पाक कला, और जो भी था मैंने आपको बता दिया, इसको नोट कर लेना। इस चैप्टर में इतना ही है। कल चैप्टर 11 पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके फीडबैक जरूर देना। रोज़ शाम 5 बजे आपकी क्लास होती है, जिसमें 6 से लेकर 12 क्लास तक की समरी कंप्लीट कराई जा रही है। तो क्लास ज़रूर अटेंड किया करिए और बच्चों तक शेयर कर दीजिए। और अगर आप कुछ नया चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब मैं जानूँगी कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।